हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज प्लस। आज हम NIOS के अध्याय 5 को पढ़ेंगे, जो भारतीय संविधान की विशेषता। चौथा चैप्टर था हमारा प्रस्तावना निर्माण। ठीक है, हिंदी मीडियम में 4 और 5 में दिया गया संविधान को, लेकिन इंग्लिश मीडियम में 1 में दिया गया है, चैप्टर 4 में। पैटर्न देखते हैं। पैटर्न है मेरा, ठीक है, पैटर्न है आपका 5 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, 8 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। आपको 100 मार्क्स लेने के लिए 100 मार्क्स लेने के लिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने पड़ेंगे और सही भी करना पड़ेगा। लेकिन पासिंग के लिए आप सिर्फ 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर ले लेते हैं तो आपको पासिंग आ जाएंगे। 8 मार्क्स को रहने दीजिएगा अगर आपकी इतनी नहीं है तो, कैपेसिटी और नहीं तो फिर 8 के भी आप कर सकते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करता हूँ। जिस चैप्टर से जितने मार्क्स क्वेश्चन उठते हैं उसी के अकॉर्डिंग है। अब फर्स्ट क्वेश्चन 1 है। इस क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं। इस चैप्टर से स्पेशली 8 मार्क्स के क्वेश्चन है चैप्टर 5 से। भारत में संविधान में दिए गए किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 4 फंडामेंटल राइट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। भारत की संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सभी नागरिक, जनता, धर्म, ठीक है, इन सब के लिए कानून समाहित किए गए हैं, बनाए गए हैं, जिसके आधार पर देश चलता है। अब इसमें ये डिफिनेशन है संविधान का, उसमें मौलिक अधिकार का भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। मौलिक अधिकार संविधान की विशेषता है। लोकतंत्र में सभी नागरिक बराबर अधिकार रखते हैं। भारत का संविधान इन अधिकारों को मौलिक अधिकार का रूप प्रदान करता है और इसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं। तो वैसे तो 6 है, लेकिन यहाँ पे 4 ही बोला गया, तो हम 4 को डिटेल में करेंगे ताकि 8 मार्क्स नहीं तो 6 आ ही जाए। स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, अपनी बात को रख सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, यहाँ तक कि जुलूस निकाल सकता है, शांतिपूर्व किसी भी रैली में पार्टिसिपेट कर सकता है, और इसमें कोई भी उसको परेशान नहीं करेगा अपनी बात को प्रस्तुत करने में। ये उसका हक है स्वतंत्रता का अधिकार के तहत। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा समानता का। हाँ, स्वतंत्रता ये है कि आप किसी भी स्टेट में जाकर व्यापार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता नहीं होता तो आप व्यापार नहीं कर सकते, ना ही नौकरियां कर सकते हैं। अब समानता में देख लेते हैं। समानता का ये है कि सभी धर्म, जाति, लिंग, वंश ये सब समान है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और ना ही कोई कानून के सब कानून के नज़र में समान है। ठीक है, अगर कोई भी गलती करता है तो उसे समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, या किसी भी ऊंचे पद पर हो। इसके एग्जाम्पल कई सारे आप देख चुके हैं न्यूज़ में। बॉलीवुड, बाबा, ये सारे एग्जाम्पल इसी के हैं कि अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके आते हैं, प्रूफ होता है, तो जस्टिस उन्हें सज़ा भी मिलती है जस्टिस के द्वारा। ठीक है। सेकंड में ये सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता। इसका यही मतलब है कि जब रोजगार लेना होता है या जॉब लेना होता है तो उसमें सभी को समान अधिकार, यानी पेपर में सब बैठेंगे, जो कैपेबल होगा उसे जॉब मिल जाती है। ठीक है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक का अधिकार। इसमें यही है कि पढ़ने लिखने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है, हर एक भारतीय नागरिक को है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु को मुफ्त शिक्षा है। इसके तहत कई सारे अभियान शुरू किए हैं और उसके तहत कई सारे बच्चों को शिक्षा भी प्राप्त हुई है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई सारे इसके अभियान स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो बच्चे कभी नहीं स्कूल गए उन्हें भी पढ़ाया गया है इसी अभियान के तहत। और ये आर्टिकल 20A के तहत दिया गया है। ये नया प्रावधान है जिसमें पढ़ने का स्पेशली जोड़ा गया है कि इसमें पढ़ाई के मैटर में भेदभाव नहीं होएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे भारत के हर एक नागरिक को अपने अपने धर्म की क्रियाकलाप करने की और उसको प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब दुर्गा पूजा होता है तो पुलिस सिक्योरिटी देती है हिंदू धर्म को, जब ईद होता है तो मुस्लिम धर्म को, और जब आपका क्रिसमस होता है तो फिर आपको मिलते हैं क्रिश्चियन को। और सिख के लिए जब गुरु नानक की सारी जो होते हैं ना पाठ, उस टाइम मिलते हैं।
हर एक गुरुद्वारे के टाइम सिक्योरिटी। तो इससे यही है कि सरकार सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी किसी भी धर्म को दबाव डाल के काम नहीं करवा सकता, ना ही कन्वर्ट करवा सकता है अपने धर्म से किसी और धर्म में। ठीक है। और यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिए गए हैं कर्तव्य। भारत के संविधान में दर्ज किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। 8 मार्क्स की ये भी क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको सबसे पहले लिखना है डिफिनेशन किसका, संविधान का। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सभी नागरिक जनता सभी धर्म के लिए समान कानून व समाहित हैं। ठीक है, जिसके आधार पर देश चलता है। अब डायरेक्ट ही मैंने डिफिनेशन नहीं दिया मौलिक कर्तव्य का, डायरेक्ट बताया कि ये शामिल किया गया। पहले कर्तव्य नहीं था, पहले सिर्फ अधिकार था, पर देखा गया कि जनता तो अधिकार का उपयोग कर रही है लेकिन जनता कोई भी कर्तव्य देश के हित में नहीं कर रही है, इसलिए 11 कर्तव्य को लागू किया गया और ये 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य के द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन मैंने 11 नहीं 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ही डिमांडिंग है। सबसे पहला, संविधान का पालन करें तथा राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान के आदर और सम्मान करें। यदि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक राष्ट्रगान और या राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है तो उसे दंड मिलता है, यह अपराध है और इससे सजा भी होती है। यानी कि कोई अगर देश का झंडा अगर गिरा देता है तो वो कानूनन जुर्म है, उसे सजा दी जाती है डायरेक्ट ही। उसके अलावा जब थिएटर यानी कि सिनेमा हॉल में नया कानून है कि अगर राष्ट्रगान बज रहा है तो आपको सबको खड़ा होकर विश करना है, अगर कोई नहीं करेगा तो उसे सजा भी मिलती है, अब भारत की एकता और अखंडता की रक्षा। सबसे पहले भारत एकता का प्रतिरूप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं मिलकर। तो अगर कोई भी एकता के प्रति अनुकूल कार्य करता है जो इसके हित में ना हो, अखंडता का कार्य करता है या सांप्रदायिक कार्य करता है, यानी धर्म को लगवाना, दंगे करवाना, ऐसा कार्य कोई करता है, यदि प्रूफ हो जाए तो उसे भी सजा मिलती है और ये बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है। अब राज्य कोई भी हो, देश कोई भी हो, उसको विकास की दृष्टि से अगर आगे लेके जाना है तो इसमें विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य के विकास में विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए कर्तव्य यही है कि आप विज्ञान को प्रोत्साहित कीजिए विकास के लिए। ये भी मौलिक कर्तव्य का ही हिस्सा है। अब है लास्ट, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का प्रयोग ना करना। अब जो स्कूल में वस्तुएं होती है, दफ्तरों में होते हैं, या आपके यातायात साधन यानी कि रेल, बस, ये सब जो गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट की, तो सबकी सार्वजनिक भी। तो इसमें जब आप यूज करते हैं तो इसकी रक्षा भी आप ही का अधिकार है। इतना बस होता है रिक्वेस्ट कि आप इसको खराब ना करें। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो कल को दोबारा आप ही को यूज़ करना है। तो ये भी मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे दंड दिए जाते हैं। अब है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ और महत्व। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है और 5 मार्क्स में भी। ये डिपेंडिंग है कि आपके पेपर में कौन से मार्क्स का आ रहा है, 5 या 2। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेनेंस। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया गया है। हर व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे वोट डालने का अधिकार है। यहाँ पे ऐड कर लेना। उसे हर धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता या संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है और उसे मतदान का अधिकार है। अब यहाँ पे ये तो होगा डिफिनेशन, तो यहाँ तक आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे या 1। लेकिन बाकी मार्क्स के लिए आपको पॉइंट्स में इसी को डिटेलिंग करना है। सबसे पहले तो अधिनियम कि अब इसमें आयु फिक्स होती है 18, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन पहले 18 नहीं था, पहले था 21। ये अधिनियम चेंज किया गया। ठीक है। वर्ष 1988 तक यह उम्र 21 थी, लेकिन 1989 में यह इसे घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया। क्योंकि ये बोला गया 18 वर्ष तक व्यक्ति वयस्क हो जाता है और वयस्क होने के बाद उसे मतदान का अधिकार देना चाहिए। तो इस प्रस्ताव को पास किया गया और इसमें चेंजेस भी किया गया। जनसंख्या विविधता, देश के विशाल आकार, जनसंख्या, गरीबी, सामाजिक असमानता आदि, अशिक्षित आदि को देखते हुए संविधान द्वारा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को संविधान में शामिल करना बहुत ही सराहनीय कदम था। इसका यही था कि जनसंख्या तो थी जितनी बड़ी,
उतने ही बड़े अधिकार भी उसके पास होने चाहिए। अब वो अधिकार था वोटिंग का। वोटिंग के दम पर कोई भी पार्टी या फिर कोई भी आपका वो नया पार्टी आ सकता है या कोई भी नया शासक, ठीक है, वोटिंग के द्वारा ही आता है। तो इसीलिए ये इस प्रावधान को शामिल किया गया इसमें। धार्मिक कि धर्म के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर किसी से भी वोटिंग का अधिकार नहीं छीना जा सकता। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर वोट देने ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये अधिकार भी है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसे कानूनन जुर्म माना जाएगा और सजा दी जाती है। लैंगिक आधार, लिंग के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक में से श्रमिक वैश्विक मताधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है, हनन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर होगा और कानूनन सजा भी मिलेगी उसे। तो यहाँ पे यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि लिंग के नाम पे, अब पहले ऐसा भी था कि सिर्फ मेल ही वोट देते थे, फीमेल की वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम थी। तो इस पे ध्यान दिया गया और इस पर सख्त कदम उठाए गए, जिसके कारण अब थोड़ी वृद्धि है इसमें। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और अंतिम क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक से कमेंट कीजिए। अगले अध्याय मिलेंगे, उस अध्याय में स्पेशली मौलिक अधिकार की डिटेलिंग के बारे में है, वो अध्याय 6 है।